आज के सेशन का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड डिटरमाइंस एल्टीट्यूड। आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर सारंगी सर। वो एक्स मिनिस्ट्री पर्सनल हैं एंड वो मास्टर ट्रेनर एंड प्रैक्टिशनर ऑफ राजयोगा मेडिटेशन हैं। वो हमारे साथ टीम विश्व सेवाधारी के साथ भी जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से। एंड मैं चाहूँगी कि हम सब डॉक्टर सारंगी का वेलकम करें। एंड उन्होंने एज अ मैकेनिकल इंजीनियर अपना करियर परस्यू किया था इनिशियली। एंड अभी वो सिविल सर्वेंट्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं। सो आई वेलकम यू ऑल टू द सेशन। लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओम शांति भाई जी। ओके, थैंक यू सिस्टर। ओम शांति एवरीवन। मेरी आवाज पहुंच रही है सभी के पास? एम आई ऑडिबल? कोई मुझे अनम्यूट करके बताए। ओके, थैंक यू। सखी बहन बोल रही है, सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो सभी को ओम शांति। विशेष रूप से हमारे साथ में उत्तम नगर दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे आदरणीय राजयोगी बहन बिमला दीदी जी हैं, जो कि हमारे ऑनलाइन रनिंग सेशन के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और उनको हम हार्दिक स्वागत करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। दीदी ओम शांति, नमस्कार जी। सेशन के बाद आप हमें थोड़ा आशीर्वचन सुनाइएगा जरूर। जरूर। तो डियर पार्टिसिपेंट्स, एक विशेष चीज आप लोगों से मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि एक छोटी सी लिंक हमने चैट बॉक्स में शेयर किया था रिगार्डिंग द सेशन। अगर आप लोगों ने इसको पहले फिलअप कर दिया है, सबमिट कर दिया है, तो इट्स फाइन। जिन्होंने नहीं किया है तो आप 2 मिनट के लिए टाइम ले सकते हैं, उसको फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं। चैट बॉक्स में ऑलरेडी पोस्टेड है, मैं फिर से उसको यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। एंड यू कैन टेक 1 or 2 मिनट्स। ये एक सेल्फ स्कैनर जैसे काम करेगा। आपकी अभी की माइंडसेट कैसी है आप खुद ही इससे जज कर सकते हैं। जस्ट फिल अप द फॉर्म और सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद फिर हम डिस्कशन शुरू करेंगे। चैट बॉक्स में जो क्वेश्चन लिंक लिखा है उसको आप डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए। उसमें ऐसे 14 स्टेटमेंट है, उसमें कोई सही या गलत आंसर नहीं है। नो आंसर इज राइट, नो आंसर इज रॉन्ग, इट इज जस्ट योर रेस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टेटमेंट। आपको अपनी मन की स्थिति के बारे में जानकारी करने के लिए 14 ऐसे पैरामीटर दिया गया है। आप उसको कैसे फील करते हैं, अपने हिसाब से उसको रेस्पॉन्स करना है। कैसे रेस्पॉन्स करेंगे, मैं थोड़ा सा पावर पॉइंट में दिखा देता हूँ उसको, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। इन द मीन टाइम आप उस लिंक में क्लिक कर सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई पड़ रही होगी। कैन यू सी द स्क्रीन प्लीज? कोई मुझे बताएं, स्क्रीन दिख रही है? यस और नो बताएं जी। ओके, थैंक यू। रूपाली दीदी लिखते हैं यस। ओके, फाइन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ये होटल के बारे में। ये होटल क्या चीज है? इट इज एन एक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड डिटरमाइंस अल्टीट्यूड। पहले इसका भावना को समझ लेते हैं, इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं। एटीट्यूड का मतलब हमारी स्वभाव, संस्कृति, संस्कार, हमारी मनोवृत्ति या तो दृष्टिकोण या नजरिया आप कह सकते हैं। और अल्टीट्यूड का मतलब होती है ऊंचाई पर, शिखर पर, चोटी पर पहुंचना। तो हमारी एटीट्यूड ही डिटरमाइन करती है, यानी तय करती है कि हम कितनी ऊंचाई या चोटी तक पहुंच सकते हैं, कितनी ऊपर तक जा सकते हैं, यानी हम जीवन में कितनी कर सकते हैं। तो इसको शर्ट में लिखा गया ऑर्टल मीन्स एटीट्यूड डिटरमाइंस द एल्टीट्यूड। अब आपको जो गूगल फॉर्म शेयर किया गया है चैट बॉक्स में, वो यही लिंक है। आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से 14 क्वेश्चन या स्टेटमेंट मिलेगा। पहला 2 स्टेटमेंट में उदाहरण के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आई हैव बीन फीलिंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। भविष्य के बारे में मैं बहुत आशावादी खुद को महसूस करती हूँ या करता हूँ। तो उसमें 5 ऑप्शन है। नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज। मतलब क्या हुआ? नेवर का मतलब कभी नहीं, रेयरली का मतलब कभी कभी, समटाइम्स का मतलब उससे थोड़ा ज्यादा, ऑफन का मतलब वेरी ऑफन मतलब और ज्यादा, ऑलवेज का मतलब सदा सर्वदा। हमेशा मैं अपने आप को आशावादी महसूस करती हूँ।
तो इस तरह से 5 ऑप्शन है। आपको सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं है, बिना सोचे तुरंत जो आपका माइंड में आए उसको आप टिक मार्क कर देना। सेकंड क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। आई हैव बीन फीलिंग यूजफुल, मैं बहुत ही उपयोगी हूँ, ऐसा करती हूँ। नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज। नेवर का मतलब कभी नहीं, ऑलवेज का मतलब हमेशा, और बीच में जो 3 ऑप्शन है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए जा रहा है। रेयरली मतलब सबसे कम, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, ऑफन का मतलब बहुत ज्यादा, ऑलवेज का मतलब हमेशा या सदा सदा। ये जस्ट 2 स्टेटमेंट का एग्जाम्पल दिखाया गया। इस तरह से आपको 14 स्टेटमेंट मिलेगा। अगर आप सबमिट कर दिए हैं तो चैट बॉक्स में कृपया लिखें कि यस या तो डन। जिन्होंने नहीं किया है अभी कर रहे हैं वो लोग हो जाने के बाद लिख दें कि डन कर। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने सबमिट कर दिया। इसमें कोई सही गलत नहीं है, जो भी आप लिखेंगे वो आपके लिए सही है। ये खुद के लिए एक स्कैनर है। जी, शीतल दीदी लिख रहे हैं डन। ओके, थैंक यू दीदी, डॉक्टर शीतल। संतोष भाई डन। ओके, सुनीता दीदी डन, वेरी गुड। बाकी लोग भी कर लें, और 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको। ओके, साक्षी बहन डन, थैंक यू। आज का जो सेशन है इसमें हम बोलेंगे कम, सुनेंगे ज्यादा। ये काफी इंटरेक्टिव रहेगी, तो इसलिए थोड़ा सा बोलने की आदत डालें। फील फ्री टू इंटरेक्ट विथ अस, फील फ्री टू कम्युनिकेट, चाहे चैट बॉक्स के जरिए हो, चाहे अनम्यूट करके भी हो। जो भी हमारे होस्ट भाई बहने हैं वो जब जब मौका मिले, जरूरत पड़े तो अनम्यूट करने की प्रॉब्लम रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका नहीं हुआ वो फिर आगे करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दुनिया में ब्रॉडली हम लोग 3 तरह के लोगों को देखते हैं। मैं डिस्कशन शुरू करता हूँ, लेकिन बीच बीच में आपको प्रश्न पूछता रहूंगा। आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा और रेस्पॉन्ड करिएगा। तो दुनिया में ब्रॉडली हम 3 तरह के लोग देखते हैं। पहले कैटेगरी के लोग होते हैं जो हमेशा विरोध करने वाले, हमेशा अपोज करने वाले, निंदा चुगली करने वाले, पीठ के पीछे गाली देने वाले, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिक्स। दे ऑलवेज क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन, दे फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। दूसरों के अंदर में गलतियों को ढूंढते रहते हैं। हमेशा वो हताशा या वितृष्णा के भाव के साथ जीवन जीते हैं। जीवन में कोई खुशहाली नहीं होती। ऐसे लोग आपने देखा है आपके चारों तरफ, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस जगह पे निवास करते हैं, आपके आसपास में रहने वाले लोगों के अंदर ऐसे लोग आपने देखा? यस सर नो? यस सर नो? चैट बॉक्स। निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, पीठ के पीछे गाली देने वाले, भले ही इनकी संख्या कम हो, लेकिन है या नहीं? यस सर नो? ओके, सुनीता जी यस, संतोष भाई यस, शैला जी यस, साक्षी बहन यस। ओके, वेरी गुड। देन कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो निंदा चुगली तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ अच्छा काम भी करना नहीं चाहते। ये ना किसी को विरोध करते हैं, ना किसी को सपोर्ट करते हैं, ना अच्छा काम करना चाहते हैं, ना बुरा काम करना चाहते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर्स या स्पेक्टेटर्स भी बोलते हैं। अक्सर करके ये लोग न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं। दे सिंपली वॉच द लाइफ हैपन। जिंदगी अपने आप आगे बढ़ रही है और वो दृष्टा के रूप में सारी चीजों को देखते रहते हैं, उसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं। अपना कोई ठोस रेस्पॉन्स या ठोस जानकारी हो तो भी वो देना नहीं चाहते हैं, अपने को आइसोलेशन में रखना चाहते हैं, और उससे विच्छिन्न करके रहने का पसंद करते हैं। और कभी कभी वो थके हुए महसूस करते हैं और दुनिया से, लोगों से, परिस्थितियों से अपने को आइसोलेटेड या डिटाच्ड रखना पसंद करते हैं। इनको हम लोग आमतौर पर न्यूट्रल पर्सनालिटी कहते हैं, यानी अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं। ऐसे लोग आपने देखा है आपके आसपास में रहते हैं कहीं? यस और नो? यस। ओके, फाइन। देन कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी। आप लोग सोचते होंगे क्या दुनिया में खाली ऐसे ही लोग होते हैं, सब खराब हैं, या तो खाली ऐसे दृष्टा के रूप में जीते हैं? जी नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हमारे आसपास में हैं, और हम लोग शायद ये थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, जिनको हम लोग कहते हैं खिलाड़ी या प्लेयर्स। ये लोग जिंदगी में रियल खेल खेलते हैं, चैलेंजेस को सामना करने की प्रयास करते हैं। जो भी चुनौतियां आती है उसको हिम्मत के साथ झेलने का और उसका समाधान निकालने का प्रयत्न भी करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं प्लेयर्स। प्लेयर्स का मतलब खिलाड़ी। अब ये जिंदगी में खिलाड़ी का रोल कैसे अदा करते हैं? दे प्ले एंजॉय द लाइफ। जिंदगी के हर कदम को उत्सव के समान ये लोग आनंद के साथ महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंट यानी दृढ़ता के साथ और आशा के साथ।
भविष्य में सफलता की चाहत को लेकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। कभी कभी रिस्क आती है सामने तो उसको भी सामना करने के लिए हिम्मत रखते हैं, और हमेशा वो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार बदलाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि कहावत है कि द ओनली थिंग दैट इज कंस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। चेंज ही ऐसी एक चीज है जो कि हमेशा कंस्टेंट रहता है। दुनिया हमेशा बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, माइंडसेट बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती है। ये सारी चीजों के साथ जो अपने आप को मोल्ड करने की ताकत रखते हैं, वही सबसे ज्यादा सफल इंसान माने जाते हैं। अब आप लोग बताइए, ये थर्ड कैटेगरी यानी प्लेयर्स के कैटेगरी के लोग आपने देखा है आपके आसपास में, आपके परिवार में, आपके ऑफिस में, समाज में कहीं हो तो यस लिखिए, अगर नहीं हो तो नो लिखिए। प्लेयर्स, यस, ओके। थर्ड कैटेगरी प्लेयर्स आपने देखा है? यस या नो? चैट बॉक्स में रेस्पॉन्ड करें। प्लेयर्स कैटेगरी, ओके, वेरी गुड रूपाली दीदी, थैंक यू। संतोष भाई, थैंक यू। नाउ द क्वेश्चन इज, ये तीनों कैटेगरी के बारे में जानकारी हमने कर ली। अब आप लोगों के लिए एक नया प्रश्न है। जो भी लोगों के संस्पर्श में हम लोग आते हैं हमारी दिनचर्या के अंतर्गत, सुबह से लेकर रात तक एवरीडे जो हमारी इंटरेक्शन होती है, ऑफिस में, घर में, समाज में, चारों तरफ, उनमें से ये तीन कैटेगरी को 100% एज्यूम करके प्रोपोर्शन बताइए कि लगभग कितना परसेंट क्रिटिक्स होंगे, कितने परसेंट स्पेक्टेटर्स होंगे, और कितने परसेंट प्लेयर्स होंगे। यानी कुल मिलाकर अगर पॉपुलेशन हमारे पास 100 है, तो 100 में से कितने लोग लगभग क्रिटिक्स कैटेगरी के हैं, कितने लोग लगभग स्पेक्टेटर्स के हैं, और कितने लोग लगभग प्लेयर्स कैटेगरी के हैं। जी चैट बॉक्स में लिखें। 100 को 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आपके अंदाज के अनुसार, आपके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। सबका रेस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है। 33% ईच, ओके, बहुत अच्छा। 50-30-20, वाह, रूपाली दीदी कह रहे हैं कि 50% क्रिटिक्स है, यानी निंदा चुगली करने वाले, 30% दृष्टा है, और 20% रियल खिलाड़ी है, यानी पॉजिटिव स्पिरिट वाले। ओके, और बाकी लोग भी रेस्पॉन्ड करें। 50-30-20, बाकी लोग भी रेस्पॉन्ड करें प्लीज। फील फ्री टू इंटरेक्ट विथ अस। इंटरैक्टिव सेशन है ये, आपसे हम रेस्पॉन्स चाहते हैं, प्लीज रेस्पॉन्ड। कितने प्रोपोर्शन आपको लगते हैं, क्रिटिक्स कितने, स्पेक्टेटर्स कितने, प्लेयर्स कितने? 40-40 एंड 20, ओके। अच्छा, C40, C मतलब क्रिटिक्स 40, स्पेक्टेटर्स 40 एंड प्लेयर्स 20, ओके। 40-40-20, शैला दीदी लिख रही है 40-40-20, ओके। तो इतना रेस्पॉन्स को हम लेके अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर नीलम जी लिख रहे हैं 60-20-20, ओके। एक जगह पर हम देख सकते हैं कि फिक्स्ड है, यानी लास्ट कैटेगरी प्लेयर्स में ज्यादातर लोगों ने रेस्पॉन्स दिया कि 20%। 33% लिखा है साक्षी बहन ने, बाकी रूपाली दीदी लिख रहे हैं कि प्लेयर्स 20%, और संतोष भाई लिख रहे हैं कि प्लेयर्स 20%, शैला दीदी लिख रहे हैं कि प्लेयर्स 20%, नीलम जी लिख रहे हैं प्लेयर्स 20%। ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि आउट ऑफ दिस थ्री कैटेगरीज प्लेयर्स की संख्या सबसे कम है। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे ऑफिस में अगर 1000 पीपल है, 1000 के 20% जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं, एक्टिव है, कंट्रीब्यूटर्स है, उनकी संख्या ओनली 20% है। स्पेक्टेटर्स की संख्या उससे कम या उससे थोड़ा ज्यादा है, और क्रिटिक्स की संख्या लगभग सबसे ज्यादा है। आप लोगों ने रेस्पॉन्स दिया 40% या 60%, इसी के बीचों बीच गए। नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन द वर्ल्ड, पूरे विश्व किस तरह की एक कन्फिगुरेशन के साथ में हम देख रहे हैं और झेल रहे हैं। वो ऐसा है कि क्रिटिक्स की संख्या सबसे ज्यादा, स्पेक्टेटर्स उससे कम, और प्लेयर्स की संख्या सबसे कम। अब सवाल है कि ये एटीट्यूड होता क्या है? ये जो तीनों कैटेगरी के लोगों के बारे में हमने देखा, ये वेरिएशन इसलिए आती है कि सबकी माइंडसेट अलग अलग है, सबकी सोच विचार अलग अलग है, और सबकी जो थॉट प्रोसेस है, अंदर की जो इमोशंस है, सेंटिमेंट्स है, दुनिया का बारे में जो परसेप्शन है, वो सबका अलग अलग है। इसी के लिए ही ये लोग डिफरेंटली बिहेव करते हैं, डिफरेंटली रेस्पॉन्ड करते हैं,
परिस्थितियों को भिन्न भिन्न तरीके से ये लोग झेलते हैं। अब आइए देखते हैं व्हाट इज एटीट्यूड। ये एटीट्यूड एक ऐसा शब्द है जिसको मैंने कहा कि ये अपनी स्वभाव या संस्कार है, जो कि अक्सर करके हम मानते हैं कि इनबिल्ट है, अंदरूनी भाव है, ये बाहर से दिखता नहीं है। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, टिपिकल सवाल है। एटीट्यूड का डेफिनेशन निकालने का पहले हम आपको पूछेंगे कि हमारी एटीट्यूड आपको कैसी लग रही है, यानी मेरा एटीट्यूड आपको कैसा लग रहा है। आप दो तरह से रेस्पॉन्स कर सकते हैं, सॉरी तीन तरह से। क्रिटिक्स के लिए सी, स्पेक्टेटर्स के लिए एस, और प्लेयर्स के लिए पी, CSP। मेरा एटीट्यूड आप लोगों को कैसे लग रहा है, CSP के माध्यम से बताएं। अच्छा, पी लिख रहे हैं ज्यादातर, पी पी पी, ओके। शैला दीदी पी, डॉक्टर शीतल जी पी, संतोष भाई जी पी, साक्षी बहन पी। अच्छा अच्छा, अब तो उससे और बड़ा सवाल हम पूछने वाले हैं। सच्चिद आनंद स्वरूप जो होस्ट हैं वो भी लिख रहे हैं पी। वो भाई बहन की नाम मुझे पता नहीं है, चैट बॉक्स में दिखता नहीं है, लेकिन सभी ने लिख दिया पी, यानी प्लेयर्स। अब नेक्स्ट एंड क्रिटिकल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आप मुझे सी लिखें या एस लिखें या पी लिखें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आई एम नॉट कंसर्न, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। लेकिन मेरा जो बॉदरेशन है, दैट इज बिकॉज हाउ डिड यू नो दैट माई एटीट्यूड इज प्रोएक्टिव और पॉजिटिव और प्लेयर्स। किस आधार पे आप पी रेस्पॉन्स किया, वो आधार क्या है उसको लिखें, वो बताएं। बहुत सारे भाई बहने हैं जो मुझे देखे नहीं है, बहुत सारे भाई बहने हैं मुझे जानते नहीं है, बहुत सारी भाई बहने हैं मेरी पर्सनालिटी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने मेरे बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया कि पी। अब ये पी जो लिखे हैं, किस आधार पे आपने गेस किया। अभी आप लोगों से सिर्फ 10-15 मिनट की इंटरेक्शन हुई है हमारी, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। तो इतने ही कम समय के अंदर में आप किसी के एटीट्यूड को प्लेयर्स के कैटेगरी में डालना, ये कैसे संभव हुआ, बताएं। किसके आधार पे आपने पी लिखा। योर वे ऑफ इंटरेक्शन, ओके, थैंक यू सो मच। आपको हमारी बातों से ही कुछ ऐसी झलकियां मिली, ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन मिला, ऐसे कुछ गेस्चर से पता चला, और आपने तय किया कि ये व्यक्ति शायद पॉजिटिव माइंडसेट होगा, सर्विस माइंडेड, ओके। शैला जी सर्विस माइंडेड। देन साक्षी बहन लिख रही है और इंटरेक्शन एंड नॉलेज शेयरिंग, ओके। नीलम जी लिख रहे हैं टॉक्स, ओके। तो इससे सिद्ध होता है कि आप मेरे बैकग्राउंड के बारे में भले ही कुछ नहीं जान रहे हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी ये 10-15 मिनट का इंटरेक्शन से, मेरा फेशियल गेस्चर से और मेरी वर्ड से, मैं जो शब्द की उच्चारण करता हूँ उससे जो भाव प्रकट होता है, वो भाव को लेकर आपने कुछ मेकआउट किया, अपने मन के अंदर उसका असेसमेंट किया कि ये व्यक्ति का पर्सनालिटी अच्छा होगा या एटीट्यूड इनका पॉजिटिव हो सकता है। और वही एटीट्यूड का डेफिनेशन है, इट इज द इनवर्ड फीलिंग एक्सप्रेस्ड बाय आउटवर्ड बिहेवियर। मेरी अंदर की भावना क्या है वो शायद आपको दिखती नहीं है, लेकिन अंदर की भावना के आधार पर हम जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हमारी जो बॉडी गेस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीजें आपके असेसमेंट के आधार है कि मेरी एटीट्यूड पॉजिटिव है या निगेटिव। यूजुअली हर व्यक्ति का एटीट्यूड यानी संस्कार कंसिस्टेंट होती है, लगभग स्टेबल होता है, स्थिर होता है, लेकिन फिर भी ये वेरी करता है। और ये भिन्न भिन्न परिस्थितियों को हमारे रेस्पॉन्स का इंडिकेटर है। कौन सी परिस्थिति को हम कैसे रेस्पॉन्स दे रहे हैं, उसका ये इंडिकेटर है हमारी एटीट्यूड कैसी है। अक्सर करके ये वर्षों से एक्वायर करते हैं, एक दिन में, एक साल में ये बनता नहीं है। कोई व्यक्ति का संस्कार या हैबिट आप कह सकते हैं, ये लंबे समय के अनुभव के आधार पर, पारिपार्श्विक परिस्थितियों के आधार पर, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर, अपनी एक्सपोजर के आधार पर, और अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, इतने सारे फैक्टर्स है जो एक व्यक्ति का एटीट्यूड को गवर्न करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल सिचुएशंस। जैसे कहावत है कि अच्छे बच्चों को अच्छे लोगों के बीच में अगर रखा जाए तो उनको अच्छे संस्कार सीखने मिलते हैं, अगर अच्छे बच्चों को बुरे लोगों के गांव में रख दिया जाए तो उनको फिर बुरे संस्कार मिलने का अवसर बन जाता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट। इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने मैट्रिकुलेशन पास किया, आप लोगों ने PhD किया, तो दोनों की थॉट प्रोसेस समान नहीं होगा।
सोच विचार भिन्न भिन्न होगा, दुनिया के प्रति दृष्टिकोण भी भिन्न भिन्न होगी, वस्तुओं के प्रति, लोगों के प्रति और जीवन के प्रति भी भिन्न भिन्न दृष्टिकोण आएगी। तो एजुकेशन भी एक फैक्टर है जो कि हमारी एटीट्यूड को तय करता है। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, हम कितने समय के एक्सपीरियंसधारी है और किस तरह की एक्सपीरियंस हमारे पास है। एक तो है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस और दूसरा है टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। कोई अगर मेडिकल या हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनका एटीट्यूड बहुत मानवीयता के साथ होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो हर समय मानव के साथ में डील करते हैं। कोई इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, जो कि हमेशा या ज्यादातर मशीनों के साथ में काम करते हैं, वो लोग ज्यादा हार्ड माइंड, हार्ड फिजिकल वर्क करने वाले लोग हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है। तो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कि हमारी माइंडसेट कैसी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी जो भी एटीट्यूड है, क्या उसको बदलाया जा सकता है। कहावत है कि जो एटीट्यूड होता है वो एक जीन कैरेक्टरिस्टिक है, पेरेंटल क्रोमोसोम से वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, इट इज हेरेडिटरी। माँ पिताजी के संस्कार बच्चों के अंदर में देखी जाती है, पाई जाती है, ऐसे कहावत है। मेडिकल साइंस कहती है कि ये क्रोमोसोम या जीन्स के माध्यम से ट्रांसफर होती है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। लेकिन अभी सवाल उठता है कि अगर हम दुनिया में जीवन जीते हैं, लोगों के साथ में हम लोगों को साथ जीना है, तो किसी का एटीट्यूड हमें अच्छा लगता है, किसी का एटीट्यूड बुरा लगता है। हमारी एटीट्यूड भी किसी और को अच्छा लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। सो इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जहाँ अच्छा है तब तो फिर चेंज करने की बात ही नहीं आती, जहाँ खराब लगता है, wherever there is a need of change, क्या इसको बदलाया जा सकता है? यस और नो। अगर अच्छी एटीट्यूड है तब तो बदलाने की बात नहीं है। अगर बुरी एटीट्यूड है या समथिंग व्हिच इज नॉट डिजायरेबल, जो हमें ठीक ठाक नहीं लगता है, तो उसको बदलाने के प्रयास हम करें तो क्या बदल सकता है? यस और नो? यस। नीलम जी कह रही है, शैला जी कह रही है, शीतल जी कह रही है यस। अच्छा, कैसे बदलाया जा सकता है इसके बारे में हम जरूर आपसे सुनेंगे। संतोष भाई भी कह रहे हैं यस, ओके, वेरी गुड। इसके बारे में हम आगे चल के और डिटेल्स में एक्सप्लोर करेंगे। राइट। तो इससे सिद्ध हुआ कि हम इसको बदला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है, इसको हम लोग पी के रूप में यहाँ लिखे हैं। पी का मतलब होता है परफॉर्मेंस। एक गृहिणी है तो घर में जो काम करती है वो उसका परफॉर्मेंस है। गृहिणी का काम अक्सर करके हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार भोजन बनाना, बच्चों को खाना खिलाना, उनके देख रेख करना, बड़ों को सम्मान करना, घर की साफ सफाई करना। नौकरी कर रहे हैं, वर्किंग वुमेन है तो ऑफिस में जाना, ये सारे हमारे परफॉर्मेंस है। अगर एक स्टूडेंट है तो उसके लिए परफॉर्मेंस है उसको स्टडी में फोकस करना। अगर एक सर्जन है तो उसको सर्जरी को सक्सेसफुली ऑपरेट करना, मरीज को ठीक करना, ये उसका परफॉर्मेंस है। इंजीनियर है तो उसका भी इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क ही उसका परफॉर्मेंस है। तो दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। तो साधारण शब्द में आप ये समझिए कि परफॉर्मेंस का मतलब हम जो कार्य करते हैं वही हमारे लिए परफॉर्मेंस है। अच्छा परफॉर्मेंस के लिए तीन विशेष फैक्टर डिपेंड करता है, सामने आती है, जो कि हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। पहली बात नॉलेज, यानी जो कार्य हम करना चाहते हैं या करने जाते हैं उसके बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं नॉलेज कंपोनेंट। के का मतलब है नॉलेज, यानी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन। हमें क्या करना है उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हमें एक बाईसाइकिल राइडिंग करनी है, तो बाईसाइकिल होती क्या है, इसको पकड़ पकड़ के कैसे चलाना पड़ता है, हैंडल कैसे पकड़ना पड़ता है, पेडलिंग कैसे करनी पड़ती है, बैलेंस कैसे रखना पड़ता है, ये जानकारी करना, ये है थियोरेटिकल कंपोनेंट या नॉलेज कंपोनेंट। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं होता है। साइकिल चलाने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए उसको चला चला के अभ्यास में डालना पड़ता है ताकि हम उसको सही ढंग से चला सके, गिर ना जाए, जिसको हम लोग कहते हैं स्किल कंपोनेंट, यानी कार्य कुशलता। उदाहरण के लिए एक बाइसाइकिल चलाना, एक सिलाई मशीन को चलाना, फोटोग्राफी करना, पानी में तैरना, बंदूक चलाना, घोड़ा दौड़ाना, इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीजें नॉलेज के साथ साथ स्किल का भी आवश्यकता करता है, जिसके बिना ये काम नहीं हो सकता। लेकिन ये दोनों सिर्फ है तो भी काम अधूरा रहेगा, क्योंकि तीसरा कंपोनेंट जो है वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब अभी हम लोगों ने बात किया कि ये हमारी नजरिया या दृष्टिकोण है, हमारी निष्ठा है, समर्पण भाव है। जो कार्य हम करना चाहते हैं, यानी जो परफॉर्मेंस हम देना चाहते हैं, उस परफॉर्मेंस के प्रति हमारी दृष्टिकोण कितनी सकारात्मक या कितनी नकारात्मक है, इसको हम लोग कहते हैं एटीट्यूड।
तो नॉलेज और स्किल दोनों हो, यानी एक व्यक्ति जानता सब कुछ है, करने की काबिलियत रखता है सब कुछ, लेकिन काम करना ही नहीं चाहता हो, तो फिर आउटपुट मिलेगा नहीं, यानी परफॉर्मेंस विल बी जीरो। तो ये तीनों क्रिटिकल एलिमेंट है जो कि हर व्यक्ति का परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। चाहे वो नौकरी करने वाले हो, चाहे वो खेती करने वाले हो, चाहे वो स्पेस रिसर्च करने वाले हो, चाहे मेडिकल डॉक्टर हो, चाहे किसान हो, एनी बडी एंड एवरीबडी, पुरुष हो, नारी हो, बच्चे हो, अडल्ट हो, कोई भी मानव हो, उसका परफॉर्मेंस को तीन ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि प्राइमरीली अफेक्ट करते हैं। अब सवाल उठता है कि हम लोग अच्छे पढ़े लिखे मानव हैं, हमारे पास में अच्छे स्किल्स है, यानी हम लोग कार्य कुशल संपन्न व्यक्ति हैं। तो हम ये दोनों चीजों के अधिकारी होने के नाते, यानी नॉलेज और स्किल कंपोनेंट हमारी हाई होने के नाते, फिर भी हमारी काम अच्छा नहीं हो सकता अगर हमारी एटीट्यूड सही नहीं है, यानी कार्य के प्रति हमारी दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है। यह सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे साथ में काम करने वाले सभी लोगों का भी वही हालत है। एटीट्यूड जब तक पॉजिटिव नहीं होगी, तब तक नॉलेज और स्किल रहते हुए भी उसका पॉजिटिव आउटकम नहीं आ सकता। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक सब ठीक है, समझ में आ रहा है? नॉलेज और स्किल से मैंने सिर्फ अभी तक इतना कहने की प्रयास किया कि नॉलेज और स्किल दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ एटीट्यूड और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज और स्किल को दिशा देने वाला होता है हमारी एटीट्यूड। अब आपके सामने एक विशेष व्यक्ति को हम लाएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी एनालिसिस करेंगे। परफॉर्मेंस इज इक्वल टू नॉलेज इंटू स्किल इंटू एटीट्यूड। कोई भी व्यक्ति का नॉलेज कंपोनेंट कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ जानकारी है। कोई व्यक्ति का स्किल कंपोनेंट कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कार्य कुशलता होती ही है। कोई व्यक्ति अच्छा खाना बना सकता है, कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ा सकता है, कोई व्यक्ति अच्छा वेल्डिंग कर सकता है, कोई व्यक्ति अच्छा फाइटिंग कर सकता है, कोई व्यक्ति अच्छा गन का ऑपरेशन कर सकता है, कोई व्यक्ति अच्छा मिठाई बना सकता है। भिन्न भिन्न कार्यों को भिन्न भिन्न तरीका से करने की कला भिन्न भिन्न लोगों के पास होती है। तो इसीलिए नॉलेज और स्किल कंपोनेंट कभी जीरो नहीं होता है। लेकिन एटीट्यूड एक ऐसे कंपोनेंट है जो कि भिन्न भिन्न वैल्यू अडॉप्ट कर सकता है। कैसे? जस्ट थिंक ओवर द फर्स्ट स्लाइड। पहले हमने बात किया कि तीन तरह की पर्सनालिटी होती है। एक होती है क्रिटिक्स, जिनकी एटीट्यूड हमेशा नकारात्मक रहता है, और उनकी निंदा चुगली करने वाले उनका एटीट्यूड को क्या कहेंगे? निगेटिव कहेंगे। दूसरी कैटेगरी हमने देखा स्पेक्टेटर, यानी ना अच्छा करेंगे ना अच्छा बोलेंगे, ना बुरा कहेंगे ना बुरा करेंगे, यानी ये लोग न्यूट्रल पर्सनालिटी वाले, उनका एटीट्यूड को हम जीरो कह सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो प्लेयर्स कैटेगरी में हम लोगों ने देखा, उसको हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड वाले, क्योंकि हमेशा वो सकारात्मक प्रयास करते हैं, खुद कार्य करते हैं, औरों को भी कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। जी, बस के लिए मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ, कोई बात। तो इससे सिद्ध होता है कि नॉलेज और स्किल हमेशा पॉजिटिव होने पर भी एटीट्यूड ओवरऑल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स वैल्यू, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव और इवन न्यूट्रल। अब उसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं मैथमेटिकली। अगर एटीट्यूड हमारी जीरो है, जीरो का मतलब स्पेक्टेटर के रूप में मैं हूं, मेरे पास सारा नॉलेज है, मेरे पास सारा स्किल है, लेकिन मैं काम करना ही नहीं चाहता हूँ, मेरा एटीट्यूड जीरो है, तो परफॉर्मेंस क्या होगा? एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो, एटीट्यूड इज जीरो। यहाँ कुछ भी वैल्यू हो, नॉलेज कुछ भी हो, स्किल कुछ भी हो, जीरो से मल्टीप्लाई किया तो परफॉर्मेंस क्या होगा? परफॉर्मेंस हो जाएगा जीरो। वेरी गुड, थैंक यू नीलम जी। तो परफॉर्मेंस आउटपुट हमारा हो गया जीरो। वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। तो परफॉर्मेंस इज नील, आउटकम इज नील। अब एटीट्यूड हमारी पॉजिटिव है, नॉलेज भी पॉजिटिव, स्किल भी पॉजिटिव, और हमारी दृष्टिकोण, कार्य के प्रति निष्ठा, एटीट्यूड, ये सब भी पॉजिटिव है। तो परफॉर्मेंस आउटपुट क्या होगा? परफॉर्मेंस आउटपुट क्या होगा? अभी आवाज आ रही है? जी, पॉजिटिव। संतोष भाई लिख रहे हैं पॉजिटिव, वेरी गुड। तो एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हमारी परफॉर्मेंस आउटपुट भी पॉजिटिव हो गया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन,
एटीट्यूड इज नाउ निगेटिव, परफॉर्मेंस आउटपुट क्या होगा? जहां जीरो था उस समय परफॉर्मेंस आउटपुट हमारी नील थी, अब जहां निगेटिव हो गई यहाँ पर परफॉर्मेंस आउटपुट क्या होगी? नील होगी या समथिंग डिफरेंट होगा? बताएं, चैट बॉक्स में बताएं। यहाँ पर भी नील नील होगा। नीलम जी लिख रहे हैं पुअर होगा। संतोष भाई लिख रहे हैं नील होगा। देखिए, जीरो एटीट्यूड में नील था, अभी ये निगेटिव है, जीरो से और पीछे है। इसको हम लोग कहते हैं, ये जीरो से पीछे मतलब क्या है? माइनस वैल्यू है। अर्थात उसको सरल से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं, जहां जीरो है वहां जैसे कि रिसोर्स जैसा था वैसे ही रहेगा। ये सैला मैम लिख रही है लोअर है। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, मैं बताता हूँ। जब एटीट्यूड जीरो था उस समय हमारे रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं होने के कारण परफॉर्मेंस आउटपुट जीरो था, यानी नील थी। जब पॉजिटिव हुआ तो उस समय हमने रिसोर्स को यूटिलाइज करना शुरू किया, पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज किया, इसलिए रिजल्ट हमारी गुड आई। लेकिन जब निगेटिव एटीट्यूड हो गई उस समय हमारी नॉलेज और स्किल, यानी जो भी रिसोर्सेस हमारे साथ में उपलब्ध है, जो भी संसाधन है, फाइनेंस है, मशीनरीज है, मैनेजरियल स्किल्स है, वो सारी चीजें तो है, लेकिन हमारी एटीट्यूड निगेटिव होने के कारण वो सारी चीजों को हम नकारात्मक दिशा में इस्तेमाल किया, जिसके कारण हमारी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, पुअर हो सकती है, लोअर हो सकती है, और कभी कभी तो डिजास्ट्रस यानी आपदा भी प्रोड्यूस कर सकती है। ये खतरा भी प्रोड्यूस कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी नुकसान का कारण भी बन सकता है। ये बात समझ में आई? अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये एक बहुत अच्छी एनालिसिस है। अब आपके सामने एक बहुत अच्छा तस्वीर में लेके आ रहा हूँ, आप इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे ये व्यक्ति कौन है। पहचानने की कोशिश करें। जी, कौन है ये? ओबामा नहीं, ओसामा बिन लेडेन जी। वेरी गुड जी। ये ओसामा बिन लेडेन है। इनका क्या पहचान है? टीचर है, पॉलिटिशियन है, मंक है, साधु संत है, क्या है? नाम तो सही लिखा है, इनका परिचय क्या है? ओके, वेरी गुड, टेररिस्ट है, राइट। ये एक आतंकवादी रहे, इसलिए पूरे दुनिया में मशहूर है। आपको जानने से ये हैरानी होगी। ठीक है शीतल जी, थैंक यू, टेररिस्ट। तो आपको जान के हैरानी होगी कि इनकी जो बैकग्राउंड है दैट इज रियली सरप्राइजिंग। वो एक क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर थे। He was a BTech degree holder in civil engineering with 72% aggregate score. अब आप बताइए, जो बातें हमने ऑलरेडी कर लिया नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड के बारे में, कोई एक क्वालिफाइड इंजीनियर है, कोई एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 72% स्कोर के साथ क्वालिफाई किया है, क्या उसका नॉलेज कंपोनेंट को हम लो कहेंगे या हाई कहेंगे? ही वॉज ए हाईली टेक्निकली क्वालिफाइड इंजीनियर, तो उसका नॉलेज कंपोनेंट इज ऑल्सो हाई। स्किल कंपोनेंट, कार्य कुशलता, दैट वाज आल्सो हाई। यस, शैला जी लिख रहे हैं एच, एच का मतलब हाई। तो ये नॉलेज और स्किल कंपोनेंट दोनों ही हाई था एक क्वालिफाइड इंजीनियर होने के नाते। लेकिन उनके एटीट्यूडिनल कंपोनेंट कैसा था? पॉजिटिव था या निगेटिव था? ओसामा बिन लादेन का एटीट्यूडिनल कंपोनेंट कैसा था, पॉजिटिव और निगेटिव? आप ऑलरेडी टेररिस्ट लिख चुके हैं, यस, निगेटिव। तो इससे क्या हम समझते हैं? एक व्यक्ति के पास कितना भी अच्छा नॉलेज या स्किल क्यों ना हो, लेकिन उनका एटीट्यूड अगर नेगेटिव है, डिस्ट्रक्टिव, नॉन कंस्ट्रक्टिव है, हार्मफुल है, मानव समाज के विरोधी है, मानवीय आचरण के विरोधी है, तो उनका नॉलेज और स्किल ये सारा चीज डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में इस्तेमाल हो सकती है। और ये उसका सबूत है, लाइव एग्जाम्पल है। और उन्होंने क्या किया, अपनी टेक्निकल नॉलेज और अपनी टेक्निकल स्किल को डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में यूज किया टू क्रिएट वायलेंस, टू क्रिएट टेरर। जहां भी ह्यूमन गैदरिंग होती थी,
मंदिर है, मस्जिद है, शॉपिंग मॉल है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, जहाँ पर ह्यूज क्राउड होती थी, वहां पर वो ब्लास्टिंग करके वायलेंस क्रिएट करते थे, और एक ब्लास्ट करें या फायरिंग करें, लोगों के अंदर में आतंक मचाएं, और उसमें हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स को वो नष्ट करते थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर बीइंग किल्ड। और ये था उनका, बिकॉज ऑफ हिज नेगेटिव एटीट्यूड, ये उसका आउटकम रहा, जो कि डिजास्टर्स के रूप में हमने स्टेटमेंट में देखा, मैथमेटिकल एनालिसिस में देखा। तो कहने का भाव ये है कि ह्यूमन बिहेवियर के अंतर्गत ये तीन कंपोनेंट आती है, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। तो नॉलेज कितना भी क्यों हाई ना हो, स्किल कितना भी हाई क्यों ना हो, लेकिन एटीट्यूड अगर अच्छा नहीं है, तो ये दोनों रिसोर्स हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, समाज के लिए भी घातक हो सकती है। यस, नीलम जी लिख रहे हैं, रावण हैज आल्सो यूज्ड हिज स्ट्रेंथ इन रॉन्ग डायरेक्शन ड्यू टू हिज एटीट्यूड। एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू सो मच। चलिए, अब आप लोगों के लिए थोड़ी सी टेस्ट है, आपकी मेंटल ओरिएंटेशन कैसा है थोड़ा परखते हैं। ये जो ग्लास है, इसमें पानी आधा भरा हुआ है। आपके लिए प्रश्न है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द ग्लास, हाफ एम्प्टी या हाफ फुल। तो प्रश्न हमने पूछा, दो चॉइस दिया, एक ग्लास की स्थिति क्या है, आधा पानी से भरा हुआ, आधा खाली है। ये मैनेजमेंट में अक्सर करके हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। हाफ फुल, हाफ फुल, सभी लिख रहे हैं हाफ फुल। ओके, नीलम जी हाफ फुल, हाफ फुल, हाफ वाटर हाफ एयर, वेरी गुड। हाफ फुल, गुड मीडियम फॉर फ्लावर्स और प्लांट, ओके वेरी गुड। बहुत अच्छा, ये सब अपनी अपनी देखने की नजरिया है। देखिए, ये प्रश्न बहुत सरल है, हम ये नहीं जानकारी करना चाहते हैं कि वेदर योर रेस्पॉन्स इज करेक्ट और इनकरेक्ट। हम तो यही देखना चाहते हैं कि आपकी नजरिया कैसी है, क्लास के प्रति आपकी दृष्टिकोण कैसी है। सरल सी बात यह है कि कोई भी ग्लास को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि उसके अंदर में कुछ फ्लूइड हम रख सकते हैं, टू प्रिजर्व सम फ्लूइड, टू स्टोर सम फ्लूइड, लिक्विड। अगर हम ग्लास के अंदर में लिक्विड पोर्शन को देख रहे हैं, दैट मींस द कंस्ट्रक्टिव पर्पस ऑफ द ग्लास इज बीइंग सीन, इसलिए उसको सकारात्मक नजरिया हम कहेंगे। और जो खाली पोर्शन को देख रहा है, यानी आधा ग्लास खाली है, ये लॉजिकली तो सही आंसर है, लेकिन उसको नजरिया के रूप में अगर देखें तो निगेटिव माइंडसेट है, नकारात्मक नजरिया कही जाती है। और तीसरा ऑप्शन भी है इसमें, अगर कोई देखता है कि ग्लास इज टोटली फुल, हाफ फुल विथ वाटर, हाफ फिल्ड विथ एयर, तो इसका मतलब ये ग्लास की कंप्लीट यूटिलाइजेशन को देख रहे हैं, इसलिए 100% पॉजिटिव आउटलुक है, संपूर्ण रूप से सकारात्मक नजरिया है। चलिए, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप दे रहे हैं, ये जस्ट प्रैक्टिस है। चलिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये कार है आप देख रहे हैं, प्रश्न है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेक इन ए व्हीकल। हम आपको पूछते जाएंगे, उत्तर भी देते जाएंगे, आप खाली यस नो करते जाना चैट बॉक्स में। एक गाड़ी में ब्रेक का उद्देश्य क्या है, किस लिए हम ब्रेक उसमें लगाते हैं। पहला उत्तर है टू स्टॉप, यस और नो। चैट बॉक्स में लिखे टू स्टॉप द व्हीकल, ब्रेक का उद्देश्य है टू स्टॉप द व्हीकल, यस और नो। जल्दी जल्दी, बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज है आगे में, प्लीज राइट डाउन, प्लीज रेस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, यस यस। ओके, तो गाड़ी में ब्रेक की जरूरत है टू स्टॉप, ओके, स्लो डाउन में हम आ रहे हैं, टू स्लो डाउन, यस। शीतल जी लिख रहे हैं टू स्लो डाउन, ये भी यस। ओके, यस यस, वेरी गुड, सभी लिख रहे हैं यस। नेक्स्ट, टू रेगुलेट द स्पीड, स्पीड को नियंत्रण करने के लिए दिया जाता है, यस और नो। यस यस, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, टू रन सेफली, सुरक्षा के साथ आगे बढ़ने के लिए ब्रेक दी गई है, यस और नो। यस यस यस, ओके। टू अवॉइड एक्सीडेंट, यस और नो। यस यस यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग। एंड द लास्ट क्वेश्चन, टू एक्सीलरेट, वेग बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, यस और नो। नो 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 नो, ओके, सभी नो लिख रहे हैं आगे। अब आइए, यहीं पे प्रश्न है, साक्षी बहन लिख रहे हैं नो, संतोष भाई ने नो, मीरा जी ने नो, साक्षी बहन अगेन नो, शैला जी नो। अब आप बताइए, ऐसे कोई कार हो जिसमें कोई ब्रेक का प्रबंध ही ना हो, आप उसको सड़क में लेना चाहेंगे क्या। एक्सेलरेट यानी उसको वेग बढ़ाना तो दूर की बात है, लेकिन आप उसको सड़क में लेना ही नहीं चाहेंगे।
अगर ब्रेक पावर इफेक्टिव है तब आप उसको गाड़ी सड़क में चलाना चाहेंगे और उसको एक्सलरेट भी कर पाएंगे। ब्रेक जितनी इफेक्टिव होगी स्पीड उतनी बढ़ सकती है, उतनी कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चल सकती है, पहली बात। दूसरी बात है, कोई भी गाड़ी को बनाई जाती है डेस्टिनेशन यानी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और जितनी हाई स्पीड चलेगी उतनी ज्यादा एफिशिएंसी मानी जाएगी। और उसमें कंडीशन ये है कि सेफ्टी शुड बी एंश्योर। सेफ्टी को एंश्योर करते हुए हम जितने हाई स्पीड में गाड़ी को ले जा सकते हैं उतना ही हमारे लिए वो हेल्पफुल है, मीनिंगफुल है। जैसे कहावत है, अगर ट्रेन 150 की रफ्तार में चल रही, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसमें रिस्क ज्यादा है। अगर स्पीड को घटा के हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलाएं तो रिस्क और कम हो जाएगी। 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चलाएंगे तो और कम हो जाएगी। और गाड़ी को एकदम जीरो स्पीड में चलाएंगे यानी स्टैंड स्टिल कर देंगे तो रिस्क फैक्टर विल बी जीरो। लेकिन सवाल यह है, कोई भी गाड़ी, चाहे ट्रेन हो, चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, कोई भी गाड़ी बनाई जाती है तो उसको चलाने के लिए या खड़ी करने के लिए। खड़ी करें तो 100% सेफ्टी है, लेकिन गाड़ी की उद्देश्य वो है नहीं। तो गाड़ी की जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें एक जगह से दूसरे जगह तक वो ले जा सके सुरक्षा के साथ। वही गाड़ी की पर्पस है। और उस मीनिंग को जो देखता है और उसको एनालिसिस करता है वो है उसका पॉजिटिव विजन। इसलिए लास्ट स्टेटमेंट, टू एक्सलरेट द व्हीकल, ब्रेक्स की आवश्यकता है, इसका उत्तर भी यस होना चाहिए, न कि नो। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आपको कंट्राडिक्टरी लगता होगा, लेकिन लॉजिकली आप सोचें कि कोई गाड़ी में ब्रेक ही ना हो या ब्रेक कमजोर हो तो क्या आप उसको एक्सलरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए गाड़ी की जो उद्देश्य है चलना और हाई स्पीड प्राप्त करना, उसको देखने की जो नजरिया है वो है पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक टीचर क्लास में पाठ पढ़ा रहे हैं, बच्चे बैठे हैं और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रहा है। आप ये इक्वेशंस को एक बार देख लें और मुझे बताएं। कुछ बताना हो तो बता सकते हैं, नहीं तो सब ठीक ठाक है तो बोलिए कि ओके। टीचर अभी स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जी बताइए। लास्ट वन इज रॉन्ग। ओके, नीरज जी कह रहे हैं लास्ट वन इज रॉन्ग, 9 × 9 = 99। अच्छा अच्छा, रॉन्ग हो गया। ओके, और बाकी लोग भी बताएं। 99 इज रॉन्ग। ओके, शीतल जी बोल रहे हैं रॉन्ग। ठीक है। मुझे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आता नहीं है, थोड़ा सा मैं कमजोर हूँ, इसलिए यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, मुझे माफ करना। यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट तो है ही, आप लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों रखा गया उसके पीछे भी कुछ राज है। देखिए यहाँ टोटल 9 इक्वेशंस लिखा गया है। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27। ऐसे लिखा गया। 8 स्टेटमेंट संपूर्ण रूप से करेक्ट स्टेटमेंट है, शुरू से लेके 8 तक। आखिरी वाला स्टेटमेंट को जानबूझ के गलत लिखा गया, इसलिए ताकि आप लोग गलत को पकड़ने के प्रयास करेंगे ही, और वहीं पे ही लर्निंग है। क्या लर्निंग है मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा रहा हूँ। शायद आप समझ पाएंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। ये दुनिया की नियम है। You do hundreds of right things, people will not appreciate, but commit a single mistake, they will finger at you. सही है। अब ये स्टेटमेंट का भावार्थ क्या है? हम लोग अच्छा कर्म 10 करते हैं, लोग हमें अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ताली नहीं बजाते हैं, वाह नहीं करते, शाबाशी नहीं देते हैं। लेकिन एक गलती कहीं हो जाती है जाने अनजाने में, तो उसके ऊपर लोगों की नजर उठती है, अंगली उठती है और लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं। ये चीज सामाजिक जीवन में भी होती है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी होती है, परिवार के अंदर में भी होती है। लेकिन इसमें डिसहार्टन होने की कोई बात नहीं है। सबसे अच्छी लर्निंग तो यही है कि ये लोगों का नेचर ये है कि हमेशा हमें टोकते रहना। गलती होने से तो टोकना स्वाभाविक है, गलती ना हो तो भी टोकते रहते हैं। यस, हाउ इट वाज प्रेजेंटेड, इट आस्क्ड अस टू फाइंड राइट और रॉन्ग। यस, एग्जैक्टली, मैंने पूछा तो सही, आपने मेरे प्रश्न के अनुसार रेस्पॉन्स किया है।
लेकिन उसका भावार्थ मैं समझाने की प्रयास करता हूँ ताकि हमारे पास लर्निंग भी पहुंच जाए, उसके पीछे जो हिडन मैसेज है, जो हमारे जीवन में कुछ और बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है, उस चीज को मैं निकालने की प्रयास कर रहा हूँ। अब आइए आपको एक बहुत अच्छा स्टोरी सुनाता हूँ मैं। स्टोरी ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, विस्तार पड़ा है, और ये एक बहुत अच्छा अमीर के परिवार है। ये अमीर परिवार के एक सदस्य होते हैं यमुना प्रसाद जी। हम आपको स्टेटमेंट में दिखाएंगे, पूरी कहानी सुनाएंगे, उसके बाद फिर आपसे प्रश्न करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। जिनको ये कहानी पता है पहले से भी, अगर किसी ने सुना हो तो पहले से उत्तर नहीं बोलना, सोच समझ के बताना। तो कहानी ऐसी है कि ये यमुना प्रसाद जी हैं, एक व्यक्ति जो कि एक अमीर परिवार के सदस्य हैं, और वो ये बिस्तर पे सोए हुए थे, लेटे हुए थे, और उनके घर में चोरी हुई। बहुत सारे चोर आए, उनके हाथ में हथियार भी था, उनके घर से चोरी करके सारे सामान लेके चले गए। यमुना प्रसाद जी बिस्तर पे लेटे हुए थे, उनकी आंखें खुली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया, किसी को कोई आवाज तक नहीं बोला। ऐसे तक कि चोर लोग सामान लेके फरार हो जाने के बाद उन्होंने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज नहीं कराया। प्रश्न यह है कि क्या कारण हो सकता है कि यमुना प्रसाद जी इस तरह से निष्क्रिय रहे, विरोध नहीं किए, आवाज नहीं किए? आपका रेस्पॉन्स, संभाव्य कारण क्या हो सकती है? जी, कुछ भी हो सकती है, आप अपने दिमाग में जो भी आ रही है उसको लिखें कि यही कारण हो सकता है कि उन्होंने आवाज नहीं किया, विरोध नहीं किया। चोर आए, उनके घर से चोरी करके सब ले गए, उनके हाथ में हथियार था। जी, ही थॉट इट इज ए ड्रामा। ओके, बहुत बहुत अच्छा, साक्षी बहन लिख रहे हैं कि वो ये सब ड्रामा है, कल्पना में थे। ओके, चलिए, ये भी एक संभावना हो सकती है। और क्या है? दे वुड हैव हार्म्ड हिम। ओके, शीतल जी कह रहे हैं कि उनके हाथ में हथियार था, वो कुछ नुकसान करते, उनकी जान की खतरा थी। वो एक छोटा सा बच्चा है। ओके, प्रीति बहन लिख रही है। अच्छा, नीरज जी लिख रहे हैं, टू सेव हिमसेल्फ ही डिडंट अपोज देन टू अवॉइड मोर हैसल ही डिड नॉट डू पुलिस कंप्लेन। ओके, बहुत बढ़िया। पुलिस में जाने से और हसल बढ़ेगा, झमेला बढ़ेगा, कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, विरोध करना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने नहीं किया। संतोष भाई लिख रहे हैं, थीव्स वुड हैव अटैक्ड हिम, उसके ऊपर भी हमला कर सकते थे, ये खतरा थी उसके ऊपर, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया। और चलिए, इतने सारे रेस्पॉन्सेस हैं, और मैंने यही स्टोरी पहले कई ऐसे सेशन में हमारे प्रतिभागियों के साथ शेयर किया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। उनके जो रेस्पॉन्सेस रहे वो कैसे रहे आपको मैं दिखाता हूँ, लगभग आपकी तरह। उन्होंने ऐसा रेस्पॉन्स दिया कि यमुना प्रसाद जी जो थे वो ब्लैक मनी के अधिकारी थे, उनके पास काफी काला धन था, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया। वो खुद ही चोरों के बीच में से एक सदस्य हो सकते हैं, कोई परवाह नहीं है, जो धन गया है वो कल वो फिर से कमा लेंगे, इसलिए उनका बदरेशन नहीं था। कुछ कम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता को अवॉइड करना चाहते थे, डरे हुए थे, वो पैरालाइज थे, विकलांग थे, अपाहिज थे, इसलिए विरोध नहीं कर पाए। जीवन के प्रति खतरा था, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया। वो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, करप्टेड पर्सन थे, म्यूट थे यानी गूंगा, आवाज नहीं कर सकते, ब्लाइंड थे यानी आंखें तो खुली थी लेकिन देखने की ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं थी, अनकॉन्शियस या कोमा स्टेज में थे वो, या तो फिर वो मर चुके थे, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इतने सारे रेस्पॉन्सेस पहले के प्रतिभागियों ने दिया था, जिसका एक उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर दिखाए। अब आपको मैं परिचय कराता हूँ यमुना प्रसाद जी के साथ। इतने सारे थॉट्स जो है हमारे मन के अंदर उत्पन्न हुए, इनमें से कितने पॉजिटिव थॉट्स है और कितने निगेटिव थॉट्स है, और आपने जो रेस्पॉन्स दिया वो भी कितने पॉजिटिव निगेटिव है, आप खुद ही एनालिसिस करिएगा। मैं आपको फिर अभी यमुना प्रसाद जी के साथ में परिचय कराता हूँ। ये देखिए यमुना प्रसाद जी, देख पा रहे हैं? यमुना प्रसाद जी से मुलाकात हुई आपकी? देखिए, इतना छोटा सा मासूम बच्चा को लेके अगर हमारे मन में इतनी निगेटिविटी हम क्रिएट कर सकते हैं, करप्टेड था, ब्लाइंड था, म्यूट था,
और पुलिस की डर थी, हथियार का भय था, इत्यादि इत्यादि। हमने क्या क्या नहीं सोचा जो आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा। तो हमारे मन के अंदर में निगेटिविटी की मात्रा कितनी है और पॉजिटिविटी की मात्रा कितनी है, इससे हमें पता चलता है। क्या एक वो छोटा सा बच्चा नहीं हो सकता था? कोई एक बहन ने शायद रेस्पॉन्स दिया है कि वो छोटा बेबी थी। तो बेबी हो सकता है या तो बड़ा भी हो सकता है, कोई असंभव नहीं। हमने आपको प्रोबेबल कॉजेस पूछा और आपने प्रोबेबिलिटी के अनुसार बहुत सारे रेस्पॉन्सेस दिए। बात यह है कि हमारी जो रेस्पॉन्सेस है वो कितने पॉजिटिव माइंडेड है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन के साथ है, और कितने निगेटिव एक्सप्रेशन के साथ। अब यहाँ पर हम एक दूसरा छवि आपको दिखा रहे हैं। ये छवि में आप क्या देख रहे हैं? आप सिंपली कहेंगे कि यहाँ पर एक जंगल है और उसमें एक बाघ है, यानी टाइगर है। लेकिन प्रश्न इतने में सीमित नहीं है। प्रश्न है कि यहाँ टाइगर तो है, लेकिन कितने टाइगर हैं? 1 2 3 4, जितना आपको दिख रहा है उतना आप चैट बॉक्स में लिखें। हाउ मेनी टाइगर्स आर देयर? टाइगर दिख रही है सभी को? अगर दिख रही है तो कितने टाइगर हैं कृपया संख्या लिखें। 1 2 3 4 5, जितने आपको दिख रहे हैं। 1 इज विजिबल, ओके। 1 तो सभी को दिख रही होगी, लेकिन प्रश्न जो पूछा जा रहा है तो कुछ तो विशेषताएं होगी इसमें। और थोड़ा प्रयास कीजिए। मैं थोड़ा सा हिंट्स भी दे देता हूँ। एक विजिबल टाइगर है और एक इनविजिबल यानी हिडन टाइगर है। अब वो हिडन टाइगर को ढूंढ के निकालिए। वन इज विजिबल टाइगर, अदर वन इज हिडन टाइगर। सभी को 1 दिख रही है, साक्षी बहन को तो 1 ही दिख रही है, बाकी सभी को? बाकी सब जंगल में ही ढूंढ रहे हैं, पेड़ के पीछे कहीं छुपा होगा शायद। ये जब प्रश्न पूछता हूँ तो कुछ भाई बहन हमारी ऐसे भी रेस्पॉन्स करते हैं कि वो हमारे मन में एक पिक्चर है। अच्छा, प्रीति बहन लिख रही है, रंजना जी लिख रहे हैं इनर सेल्फ, ओके बहुत बढ़िया। ने कुछ भाई बहन कहते हैं कि भाई जी ये जो है ना, ये एक फीमेल टाइगर है और इसके पेट में एक बच्चा है, तो इसीलिए टोटल 1.5 टाइगर्स आर देयर। ऐसे भी लोग रेस्पॉन्स करते हैं, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ कि पेट के अंदर जो बच्चा है वो तो दिखता नहीं है, तो दिखना चाहिए हमें। और थोड़ा सा तीसरा हिंट्स भी मैं दे रहा हूँ, क्लू दे रहा हूँ। 1 इज विजिबल टाइगर, द अदर 1 इज हिडन बट विजिबल टाइगर। यस, नीरा जी कुछ लिख रहे हैं, इट्स रिटन। वेरी गुड नीरा जी, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। देखिए सभी को मैं बता देता हूँ, ये बाघ की जो बॉडी है, शरीर है, आप इसमें गौर से देखेंगे। मैं देखिए कर्सर चला रहा हूँ, यहाँ पर एरो मार्क है, THED, हिडन, HIDDEN, हिडन टाइगर, TIGER, दी हिडन टाइगर। इसके बॉडी में जो पट्टा पट्टा दाग दिख रही है, ये दाग कुछ नहीं है, अंग्रेजी के अक्षर है, स्टाइलिश में लिखा गया है, और हमें भ्रमित करने के लिए ये पर्याप्त है। हमें लगता है कि ये शरीर का दाग है, दी हिडन टाइगर। तो ये छवि में क्यों दिखाया आपको, इसके पीछे क्या लर्निंग है? देखिए हम लोग जितने भी पढ़े लिखे हैं, जितने भी दुनिया के बारे में सचेतन है, फिर भी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन है टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स, टुवर्ड्स द सिचुएशन, वो हमेशा 100% कंप्लीट होगी, होलिस्टिक होगी, ऐसी जरूरी नहीं है। क्योंकि ह्यूमन परसेप्शन इज ऑलवेज लिमिटेड। हमारी नजरिया से ही सिर्फ हम नहीं देखते हैं, हम सिर्फ अपनी चमड़ी की आंखों से नहीं देखते हैं, हम अपनी दिमाग से भी देखते हैं, कल्पना की नेत्र से भी देखते हैं, मन की नेत्र से देखते हैं, बुद्धि की नेत्र से देखते हैं। तो ये सभी का जब कलेक्टिव एस्पेक्ट हमें मिलती है, तब हम उसका एक परफेक्ट विजुअलाइजेशन कर पाते हैं या परसेप्शन कर पाते हैं। इसलिए इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि हमारी परसेप्शन हमेशा कंप्लीट हो ऐसी जरूरी नहीं है। What we see is not always correct. We see in parts. We tend to see what we like. और हमेशा हमारे अंदर में एक डिफेंस मैकेनिज्म रहती है कि मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ वही सही है और बाकी सामने वाले गलत है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। और जो हमें पसंद नहीं है या जो हम कैच नहीं कर पाते हैं, हमारी ब्रेन जिसको पकड़ में नहीं ला पाता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और हमेशा हमारी परसेप्शन
पार्शियल परसेप्शन के रूप में रह जाता है। तो इसका मतलब व्हाट वी अंडरस्टैंड और नो मे नॉट बी ऑलवेज करेक्ट। कभी करेक्ट हो सकता है, कभी इनकरेक्ट भी हो सकता है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, हमारी बातें अगर गलत साबित हो जाती है तो हमें इरिटेशन होती है, अफसोस होती है, दुख होती है, परेशानी होती है। उसको टॉलरेट करना हमारे लिए दुखद होता है कभी। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का जो प्रिंसिपल है, परिस्थिति को 100% परसीव करने की पहले रिएक्ट ना करें, पहली बात। और अगर हम रेस्पॉन्ड करते भी हैं हमारी समझ के अनुसार, तो भी एक दृष्टा के रूप में, विदाउट गेटिंग अफेक्टेड, यानी हम परिस्थिति से इन्फ्लुएंस्ड ना हो जाए। हम हैं मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर दाता के बच्चे। हमारे अंदर में जो मानवीय गुण है, मानवीय कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्रेम है, शांति है, सुख है, आनंद है, संतोष है, ज्ञान स्वरूप है, इत्यादि इत्यादि, जो 7 बेसिक या फंडामेंटल क्वालिटीज ऑफ सोल हैं, वो सारे हमारे मौलिक गुण हैं। उस गुण से जब हम डेविएट हो जाते हैं तो फिर हमारी परसेप्शन हट जाती है। परसेप्शन डेविएट हो जाती है तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेविएट होती है। अंडरस्टैंडिंग डेविएट होने पर हम परिस्थिति को जिस तरह से रेस्पॉन्ड करना चाहिए वैसा नहीं कर पाते। अब हमारे सामने क्या ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। या तो परिस्थिति के द्वारा हम प्रभावित हो जाए, या तो हम परिस्थिति को अपने अनुसार प्रभावित कर लें। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक है पॉजिटिव रेस्पॉन्स, दूसरा है नेगेटिव रेस्पॉन्स। व्हाट वी सी इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट्स द परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट कंप्लीट, पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट क्लियर, कंफ्यूजन ऑल अराउंड एंड एनवायरनमेंट इज सफोकेटिंग। ऐसी एक दुनिया में हम जीने के लिए मजबूर हैं। तो क्या करें? हम पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे सकते हैं, निगेटिव रेस्पॉन्स के साथ में भी जी सकते हैं। व्हेन वी रेस्पॉन्ड इन ए पॉजिटिव वे, तो उस समय क्या होता है, और जब निगेटिव रेस्पॉन्स देते हैं तो क्या होती है? जब निगेटिव थिंकिंग करते हैं तो उस समय हमारी निगेटिव इमोशंस इमर्ज होते हैं, एंगर, सैडनेस, वरी, फ्रस्ट्रेशन इत्यादि। और उसका आउटकम होता है कि टेंशन, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और फैमिली डिस्टर्बेंसेस। उसी तरह से जब हम पॉजिटिव थिंकिंग की ओर जाते हैं, सॉरी, निगेटिव थिंकिंग के और कुछ परिणाम है, ये हमारी रचनात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। नकारात्मक चिंतन से हमारी जो इनिशिएटिव है, रचनात्मक शक्ति है, जो कार्य करने की तमन्ना है, वो कमजोर पड़ जाते हैं। हमारी कल्पना शक्ति कमजोर होता है। हमारी तर्क करने की शक्ति, तार्किक क्षमता, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, ये भी डिस्टर्ब होती है। और हमारी दिमाग की जो ऑर्गेनाइज्ड माइंडसेट है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। इस तरह से ये सारे निगेटिव इफेक्ट्स है जो निगेटिव थिंकिंग के आउटकम हो सकती है। पॉजिटिव थिंकिंग अगर करते हैं, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हमारे लिए वो अप्रभावी साबित हो, हमारी ऐसी स्टेबिलिटी हो, हमारे अंदर में ऐसे अचल अडोल भाव हो, तो फिर हम कॉन्फिडेंटली जीवन जी सकते हैं, आनंद के साथ जी सकते हैं। हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छा रहेगा, और सफलता ही सफलता हमारी जिंदगी में आ सकती है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, समय को ध्यान में रख के। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस की ओर हम चलेंगे। यहाँ तक जो डिस्कशन हुआ, अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। एनी क्वेश्चन? अभी हम आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं, हम लोग मिल के करेंगे इसको। जी, मैं स्क्रीन शेयर में फिर जा रहा हूँ। अभी आप लोगों के लिए एक छोटी सी टेस्ट रहेगी। जिन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया, बहुत अच्छा किया। अभी एक छोटी सी टेस्ट रहेगी, हम लोग ज्वाइंट करेंगे, इंडिविजुअल नहीं, ज्वाइंट भी करेंगे। ये एक्सरसाइज का नाम है पेयर एक्सरसाइज, जो कि ऑलरेडी चैट बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्टेड था। पेयर का मतलब होता है पॉजिटिविटी, एवेल्युएशन एंड रिफ्लेक्टिव लर्निंग। हमारी अंदर की पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता कितनी है, उसका आकलन हम करेंगे, और उसके रिफ्लेक्शन में हम कुछ लर्निंग करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसका दूसरा भी नाम है पॉजिटिविटी एनालिसिस एंड लीडरशिप मास्टरी, इसको पाम भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, हम एक एक करके एनालाइज करेंगे। हम ऐसे कुछ शब्द आपको दिखा रहे हैं,
फर्स्ट कैटेगरी में देखिए लिखा है प्रेम, आशा, खुशी, संवर्धन, समृद्धि, स्वतंत्रता, उत्साह, संवेदनशीलता इत्यादि। सेकंड कैटेगरी में कुछ और 9 शब्द लिखा है, और थर्ड कैटेगरी में ऐसे 10 शब्द लिखा है। अब ये प्रैक्टिस के लिए हम आपको पोस्ट कर देंगे, मटेरियल भेज देंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो कुछ और चीज है। हम आपको एक शब्द बताएंगे और उस शब्द को लेके आप एक सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस जो होगा अगर उसका मीनिंग निगेटिविटी के साथ आएगी तो आपको -5 स्कोर मिलेगा। अगर ऑर्डिनरी थॉट के साथ आप सेंटेंस बनाते हैं तो 0 मिलेगा, और अगर पॉजिटिव थॉट के साथ बनाते हैं तो आपको +5 मिलेगा, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव सुपर पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप बना सकते हैं सेंटेंस तो आपको +10 मिलेगा। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ये प्रैक्टिस के लिए है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको हम एक शब्द बताएंगे, उस शब्द को लेकर आप एक सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य गठन करेंगे। अगर उस वाक्य का भावना मीनिंग नेगेटिव है तो -5, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है तो 0, पॉजिटिव मीनिंग है तो +5, सुपर पॉजिटिव मीनिंग है जिसको एलिवेटेड एक्सप्रेशन कहते हैं उसमें +10 मिलेगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। हम जो शब्द बोलेंगे उसके लिए 10 सेकंड की समय मिलेगी आपको कहने के लिए। सोचना नहीं है, गूगल सर्च करना नहीं है, इमीडिएट रेस्पॉन्स करना है। टेबल, बताइए। अनम्यूट करके बता सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। टेबल, टेबल को ले, जी बोलिए। टेबल इज वेयर वी डू फैमिली डिनर इन हैप्पीनेस। 0, नीरज जी आपको 0 हम देंगे। क्यों देंगे हम बताएंगे, बताइए। नेक्स्ट, आई वर्क ऑन ए कंप्यूटर टेबल, ठीक है, प्लस मार्क, +5। और बताइए। वी यूज इट इन क्लासरूम, 0। ब्यूटीफुल एंड फंक्शनल टेबल, 0। +5 हो सकती है इसमें, 0 से थोड़ा ऊपर है, चलेगा। नेक्स्ट लिखिए। आई प्लेस लैपटॉप ऑन द टेबल टू सेवा, ओके वेरी गुड, +10। अब आइए मैं बता देता हूँ किस अनुसार हम एवेलुएट करते हैं इसको, एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले, टेबल इज वेयर वी डू फैमिली डिनर इन हैप्पीनेस। दिस इज ए गिवन स्टेटमेंट, मतलब टेबल का जो उद्देश्य है, जो एक फैक्ट है, आपने सिर्फ उस फैक्ट को देखा, इसीलिए ये न्यूट्रल स्टेटमेंट माना जाएगा, इसमें 0 है। आई वर्क ऑन ए कंप्यूटर टेबल, जो कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन उसमें जब मैं जुड़ जाता हूँ तो मैं कंप्यूटर में अगर अच्छा काम करता हूँ तो फिर +5 हो जाएगी, +5 हो जाएगी। अगर मैं जुड़ गया और कंप्यूटर में बुरा काम कुछ किया, साइबर फ्रॉड किया, तो वो फिर -5 हो जाएगी। वी यूज इट इन ए क्लासरूम, ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये एक उपदेश की तरह है, ये एक स्टैंडर्ड फैक्ट है, इसलिए 0। ब्यूटीफुल एंड फंक्शनल टेबल, इसकी फंक्शनैलिटी को हमने देखा और ब्यूटी को देखा, इसलिए +5। आई प्लेस लैपटॉप ऑन द टेबल टू सेवा, एक तो पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दूसरा मैं खुद को इसमें एसोसिएट कर रही हूँ, इसलिए लैपटॉप को मैंने 2 पॉजिटिव दिशाओं से देखने की प्रयास किया। मैं खुद जुड़ गई और उसके साथ में सेवा को भी जोड़ दी, इसलिए ये +10। टेबल्स वेयर मीटिंग्स, टेबल वेयर मीटिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, इसलिए 0। टेबल टू कट वेजिटेबल्स टू कुक और कुक फॉर अदर्स, ये 0 और +5 के बीचों बीच रहेगा, क्योंकि आप वेजिटेबल कट करने की एक बहुत अच्छी डायमेंशन को देख रहे हैं, और खुद को अगर उसमें जोड़ पाएंगे तो फिर ये +10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। केयर, केयर लिखे, केयर को लेके कुछ स्टेटमेंट लिखे जी। आई केयर फॉर माई फैमिली, +5, वेरी गुड, +10 भी हो सकती है। और लिखें, आई केयर फॉर वर्ल्ड सो डू वर्ल्ड सेवा, ओके +10। देखिए कितना रिमार्केबल चेंज हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। मैं खुद जुड़ गई और उसके साथ में पूरे विश्व को सेवा के साथ जोड़ने की प्रयास। चलिए नेक्स्ट, आई टेक केयर ऑफ द पुअर चिल्ड्रेन, ओके वेरी गुड, +10। केयर फार्मिंग कम्युनिटी, ओके, इसका मतलब क्या हुआ, केयर फार्मिंग कम्युनिटी, ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, 0।
आई केयर फॉर द ऑर्फन्स, ओके, ये +10। और आई एम केयरफुल व्हाइल थिंकिंग, ओके, +10। लेकिन इसका आउटकम क्या है पता नहीं चल रहा है, इसको +5 में भी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, आप इसको घर में, आई लव टू केयर ऑल पीपल, ओके, वेरी गुड, +10। प्रीति बेन लिख रही है, व्हेन आई केयर आई शेयर माय गुडनेस, ओके, +10। केयर मींस कंसर्न फॉर अदर्स, ये 0। ये गिवन स्टेटमेंट है, मेरा रोल उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, सो 0। आई केयर अबाउट माय एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्ल्ड सर्विस, ओके, +10। बहुत अच्छा आइडिया हो गया आपका। तो यह कुछ ऐसे गिवन वर्ड्स है जो आप इसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट, मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटमेंट, आप मुझे बोलिएगा कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। टेबल को लेके एक स्टेटमेंट हमने बनाया, टेबल इज यूज्ड फॉर स्टडी पर्पस, क्या स्कोर देंगे आप। अब आपको असेसमेंट की टेबल में बिठा दिया, टेबल इज यूज्ड फॉर स्टडी पर्पस, 0 0 0। शैला जी लिख रहे हैं यस, यहाँ यस नो का बात नहीं है मैडम, यहाँ पर 0 या -5 +5 +10। ओके, जो 0 लिख रहे हैं उनके लिए हम स्टैंडर्ड उत्तर भी आपको दिखाएंगे यहाँ पर। ये एक गिवन स्टेटमेंट है, यानी फैक्ट है, टेबल इज यूज्ड फॉर स्टडी पर्पस, इसलिए 0। नेक्स्ट, माय ऑफिस टेबल इज मेड ऑफ टीक वुड, इसमें क्या स्कोर देंगे। माय ऑफिस टेबल इज मेड ऑफ टीक वुड, +5 क्यों दे रहे हैं, रूपाली दीदी दे रहे हैं 5, क्यों दे रहे हैं 5, ये एक फैक्ट है, टीक वुड से बना हुआ है। चलिए, ये 0 स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिविटी का इंडिकेटर है, स्केल है, ठीक है, इसलिए 0। नेक्स्ट, थर्ड स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, चिल्ड्रन ब्रोक द टेबल व्हाइल फाइटिंग, बच्चे आपस में लड़ाई करते हुए टेबल को तोड़ दिए। अब बताइए क्या स्कोर होगा इसका, -5, साक्षी बहन करेक्ट, -5। नेक्स्ट, आई रोट ए नाइस पोएट्री ऑन दिस टेबल, इस टेबल के ऊपर में मैंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी, कविता लिखी, मैंने लिखा और टेबल वर्ड की इस्तेमाल किया, इसलिए +10। देखिए, ये हमारी सोच विचार को लेके प्रैक्टिस की एक्सरसाइज रही। चलिए अब थोड़ा सा क्रिटिकल की ओर चलते हैं, आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा, एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन के तौर पे हम आपको कह सकते हैं कि जहां पर ऐसे शब्दों की इस्तेमाल हो रही हो, लव, केयर, फॉरगिव, रेस्पेक्ट, करेज, कोऑपरेशन, हैप्पीनेस, ये सारे पॉजिटिविटी के इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। और जहां ऐसे शब्दों की इस्तेमाल हो रही हो, हेट, इंसल्ट, टेल, अटैक, पेन, टॉर्चर, वायलेंस, अपोज इत्यादि, ये सब निगेटिविटी के एक्सप्रेशन है, अक्सर करें। अब आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट, आई लव टेररिज्म, लव वर्ड भी है और टेररिज्म वर्ड भी है, क्या स्कोर देंगे इसको, 0, -5 +5 +10, -10। ओके, लव वर्ड है फिर भी -10, ममता बहन लिख रही है, नीरज जी लिख रहे हैं -10, पुष्पलता दीदी लिख रहे हैं -5 -10 -5। ओके, लेट अस सी क्या है इसमें, आई लव टेररिज्म में स्कोर दिया गया है -5, क्योंकि ये प्रमोट कर रहा है इन ह्यूमन कंडक्ट को, ठीक है। आप इसको -10 के ऊपर अगर खींचना चाहते हैं तो -10 में आ सकता है, अदरवाइज ये -5 है। चलिए नेक्स्ट, आई लव स्मोकिंग, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट एंड आई लव इज ए गुड वर्ड, क्या करेंगे, स्कोर क्या देंगे, -5 -10। ओके, इट इज प्रोमोटिंग एन एक्ट दैट हार्म्स योर हेल्थ, इसलिए -5। आई हेट टेररिज्म, अब बताइए इसमें क्या देंगे, ये बहुत टिपिकल स्टेटमेंट है, हेट वर्ड भी है, टेररिज्म वर्ड है, दोनों नेगेटिव है, +5। संतोष भाई लिख रहे हैं +5, नीरज जी लिख रहे हैं +5। देखिए यहीं पे सोचने की बात है, +10, ओ माय गॉड। देखिए ये स्टेटमेंट की मीनिंग को तो देख ही रहे हैं आप, साथ साथ आप क्या इसमें एनालिसिस कर रहे हैं अपनी माइंडसेट के अनुसार, ये बोथ द वर्ड्स आर नेगेटिव, ये स्टेटमेंट में हेट इज ए नेगेटिव वर्ड एंड टेररिज्म इज आल्सो ए नेगेटिव वर्ड, आप दोनों नेगेटिव डायमेंशन को अपनी नजरिया से देख रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए
उसका ओवरऑल मीनिंग हो सकता है कि आप टेररिज्म को हेट कर रहे हैं, लेकिन टेररिज्म को हेट करें, घृणा करें, तो उसका आउटकम क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यू आर कंट्रीब्यूटिंग नथिंग। आपका कंट्रीब्यूशन अगर उसमें कुछ हो, तब उसमें सुधार होने की संभावना रहेगी, तब वो पॉजिटिविटी की ओर जाएगी। इसलिए ये स्टेटमेंट को हम -5 में रखा। ये थोड़ा सा समझने की बात है। टॉर्चर द पीपल हु नेटवर्क, टॉर्चर द पीपल हु टॉर्चर यू। जो आपको तंग करते हैं, आप उनको तंग करें। -5 -10। ओके, ये -5 स्टेटमेंट है, क्योंकि टॉर्चर करना ये निगेटिव वर्ड है, और आप उस टॉर्चर के बदले टॉर्चर ही कर रहे हैं। आप भी उस निगेटिविटी के साथ अपने को जोड़ रहे हैं, इसलिए -5 -10। ओके, -5 -10, वो अपनी नजरिया के ऊपर है। चलिए, ये एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। अभी आप लोगों को फाइनल राउंड में कुछ एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं, उसके बाद फिर वाइंड अप करेंगे। ये देखिए, कुछ ऐसे क्रिटिकल वर्ड्स है: एनवी, डिस्प्लीजर, फ्रस्ट्रेशन, सोड, वायलेंस, जिलसी, एक्सप्लोसिव। ये सब को देख के आप हैरान हो जाएंगे कि इसको लेके हम पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, सकारात्मक स्टेटमेंट कैसे बनाएं। टॉर्चर, पेन, इनह्यूमन, डेफिशिएंसी, नेग्लेक्ट, बिट्रियल, फेल्योर, मिसफॉर्च्यून। ठीक है, अब आपके लिए 10 सेकंड का समय है। आप इसमें से कोई भी एक वर्ड को उठाइए, सारे वर्ड नहीं, एनी वन वर्ड, और 10 सेकंड के अंदर में एक सेंटेंस बना के बताइए जिसके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन हो, पॉजिटिव एक्सप्रेशन हो। ओनली वन वर्ड, प्लीज ट्राई। एनवी इज ए पावरफुल टूल फॉर माई ग्रोथ। ओके, साक्षी बहन लिख रहे हैं, देखिए कितना वो, मतलब अपने अंदर में वो कितने खींचने के लिए, उसका मंथन करने की प्रयास कर रहे हैं कि एनवी इज ए पावरफुल टूल। एनवी वर्ड इटसेल्फ इज नेगेटिव इन मीनिंग, लेकिन उसको मैंने एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया मेरी ग्रोथ के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, +5। और बताइए, आई अंडरस्टैंड अदर्स व्हेन आई, सॉरी, आई अंडरस्टैंड अदर्स व्हेन दे आर इन पेन। ओके, इसको क्या स्कोर देंगे? जब दूसरे लोग कष्ट में हैं, तब मैं उन्हें समझने की प्रयास करती हूँ या करता हूँ, ये +5। यूजिंग द सोर्ड ऑफ ज्ञान आई चेंज माई सेल्फ, +5। वेरी गुड। देखिए आप कितने अच्छे सोच विचार करने लग गए। फेल्यूर इज ए लेसन फॉर सक्सेस, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेरा रोल कुछ दिख नहीं रहा है। मैं जब जुड़ नहीं जाता हूँ तो फिर ये न्यूट्रल स्टेटमेंट 0 में आ जाएगा। आई अंडरस्टैंड फेल्योर एज ए लेसन फॉर माई सक्सेस, ये पॉजिटिव 5 हो जाएगी। पेन लीड्स टू रिजल्ट्स, पेन लीड्स टू गुड रिजल्ट्स अगर लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा। टू गेन ए लॉट आई हैड टू गो थ्रू पेन। ओके, आई हैड टू गो थ्रू पेन। ओके, ये +5। बहुत अच्छा, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। तो इसका एक एग्जाम्पल स्टेटमेंट हम आपको फाइल में शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको। मैंने दूसरों की सफलता को पूरे दिल से जश्न मनाया, ईर्ष्या को प्रेरणा में बदला और उत्कृष्टता की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। ये देखिए, घृणा को, एनवी वर्ड को यूज करते हुए एक पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा गया। आपको तलवार की भी स्टेटमेंट हम दिखा रहे हैं। sword, with knowledge as my sword and determination as my shield, I conquered every challenge that came my way। अपनी तलवार के रूप में ज्ञान और अपने ढाल के रूप में मैं दृढ़ संकल्प के साथ मैंने अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती पर विजय प्राप्त। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है कि निगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कला, यानी उसको सकारात्मक नजरिया से देखने की कला या प्रयास। तो आज की लेसन से हमने क्या देखा? परिस्थिति कुछ भी हो जाए, जितनी भी क्रिटिकल हो, फिर भी हम लोग अपनी नजरिया को कभी निगेटिव नहीं बनाएंगे, परिस्थिति को सकारात्मक नजरिया से देखेंगे, नजरिया से हैंडल करेंगे। तो उसमें क्या होगा? परिस्थिति सुधरने की संभावना बढ़ेगी और अपनी स्थिति भी अचल अडोल हम रख सकते हैं। एक्सप्लोसिव के देखिए, बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा गया है। मेरी नेतृत्व शैली वास्तव में विस्फोटक है। एक्सप्लोसिव का मतलब विस्फोटक, उत्साह जगाती है और टीम के भीतर उल्लेखनीय विकास लाती है। हम लोग शुरू शुरू में एक्सप्लोसिव या विस्फोटक शब्द सुनते ही उसके मन के अंदर में एक निगेटिव भावना पैदा हो जाती है, लेकिन उसको लेके भी हम पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं, +10 का स्कोर ला सकते हैं। चलिए
बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। हाँ जी, नीरा जी बोल रहे हैं, आई हैव क्वेश्चन। ओम शांति जी भाई नीरा जी जी। बताइए, अनम्यूट करके उस। जी हाँ, जी बहन जी बताइए। ओम शांति भाई जी। क्वेश्चन ओम ये शांति। थोड़ा विचार सागर मंथन करने जैसा लग रहा है कि आपने बताया कि जी ब्रेक एक्सेलरेट करने के लिए जरूरी है, जी बहन जी। राइट? तो उसी उसी भाव को अगर हम ये स्टेटमेंट में भी ले कि आई लव टेररिज्म, अगर टेररिज्म जी है तो मैं मेरा कंपैशन भाव यूज कर सकती हूँ। क्या ये कैसा होगा कंपैरिजन? आपका दो सवाल मिक्स हो गया, एक तो आपने ब्रेक का बारे में पूछा और दूसरा टेररिज्म का बारे में पूछा। दोनों अलग अलग प्रश्न है ना? नहीं, दोनों अलग सेम अलग प्रश्न। एनालॉजी। सेम एनालॉजी जो आपने ब्रेक के बारे में एक्सिलरेटर के साथ लगाई एनालॉजी, कि ब्रेक लगाते हैं तो फिर एक्सिलरेट कर सकते हैं, ऐसे तो वो नहीं इसके नहीं लिए भी नहीं, यूजफुल है। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया दीदी। हम तभी एक्सलरेट कर पाते हैं जब हमारी ब्रेक इफेक्टिव हो। ब्रेक अगर काम कर रहा हो तब हम स्पीड बढ़ा पाएंगे। ब्रेक काम नहीं कर रहा है तो हम स्पीड बढ़ा नहीं पाएंगे। और ओके, गाड़ी की उद्देश्य नहीं होती है ब्रेक करना, गाड़ी की उद्देश्य होती है चलाना। चलाना है। ओके, राइट, प्राइमरी ओके, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए व्हीकल इज टू रन, नॉट टू स्टॉप। ठीक है। तो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गई। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? नो, दैट वाज ऑल रिलेटेड। I thought the other way for the brake and acceleration. So now it's अच्छा। clear. Thank you. ओके, वो भी रिजल्व हो गया। देखिए, प्रश्न का उत्तर सही है या गलत है वो जितना मायने नहीं रखता, हमारी प्रश्न का उत्तर को हम किस नजरिया से प्रेडिक्ट करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए, अब सेशन समय को नजर में रखते हुए हम वाइंड अप करने का पहले हमारी आदरणीय बिमला दीदी जी हैं जो कि अ, उत्तम नगर सेंटर से हैं। दीदी को हम रिक्वेस्ट करेंगे, दीदी समय को नजर में रखते हुए शॉर्ट में थोड़ा सा हमें आशीर्वचन सुनाएंगे। बिमला दीदी जी प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। सभी को आवाज सुनाई दे रहा है? ओम जी दीदी। शांति। ओम आप शांति सभी दीदी जी, आ रहा है आवाज। जी। आप सभी बहुत बहुत लकी सोल्स हैं जो घर बैठे बैठे इतनी नॉलेज लेते रहते हैं। देखो, आज आपको सुभाष भाई जी ने घर बैठे बैठे आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सिखा दिया कि कैसे हम अपने एटीट्यूड को चेंज भी कर सकते हैं और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव भी बना सकते हैं। कितना अच्छा भाई साहब ने भी बताया कि नेगेटिव वर्ड को भी पॉजिटिव बनाना है। जैसे उसमें एक वर्ड था फेलियर, तो फेलियर हम हो जाते हैं तो दोबारा हम उसमें प्रैक्टिस करें ना करें, इट डिपेंड्स अपॉन वंस ऑन डिसीजन। फेलियर्स के लिए अगर हम देखें तो फेलियर्स मेक्स अस एक्सपीरियंस होल्डर। अगर हम इस तरीके से ले तो वो पॉजिटिव बन जाता है। और हर एक, जरूरी तो नहीं अपनी लाइफ में सक्सेस हो ही हो, फेल भी होता है और सक्सेस भी होता है। तो जब भी हम फेल हो तो हमेशा ये सोचें कि इसने मुझे एक्सपीरियंस होल्डर बना दिया है। तो ये भी आई थिंक सुभाष भाई जी पॉजिटिव बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि मार्क्स तो आप जी ही दीदी, देंगे। ये तो कल्चर करना पड़ता है दीदी, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैंने आज पूरा सेशन सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा एटीट्यूड का ये। और ये भी अच्छा लगा कि देखो आप कितने इजी इजी एग्जाम्पल से सबको आपने पॉजिटिव एटीट्यूड करना सिखा दिया। अर्थात हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हर बात से हमें पॉजिटिविटी लेनी है। ये मुझे आज आपके सेशन में बहुत अच्छा लगा।